बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं। आज मैं टंडोला यार ज़िले की विज़िट पे हूँ और इस विज़िट के दौरान मैंने सुबह से सबसे पहले तो गया था टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक राशिदाबाद में हुकूमत सिंध ने ग्रांट देके वहाँ बनवाया है, उसका इफ्तिताह करने। फिर मैंने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में 4 मीटिंग्स की हैं। पहली मीटिंग मेरी थी डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है टंडोला यार का, उसके सिलसिले में। उसके बाद मैंने जो ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इधर, उनके साथ एक मीटिंग की। एग्रीकल्चर आबादगारों के साथ एक मीटिंग की और वकला के साथ मीटिंग की और फिर पार्टी के वर्कर्स के साथ भी एक मीटिंग की है। टंडोला यार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश रही है कि ये एक एग्रीकल्चर ज़रा है, इसमें जो एग्रीकल्चर के हवाले से स्कीम्स वो दी जाएं। इसके साथ साथ मैंने आज इधर नोट किया है कि 3 डिग्री कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अरसे से उन पे काम चल रहा है और मैंने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि इसी साल उसको ख़त्म किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल है जो कंप्लीट हुआ है और उसकी कुछ इक्विपमेंट मेरी बात हुई थी। उसमें जो है कि ये पहले जो प्लान हुआ था कुछ सालों में, पिछले सालों में जो तरक्की हुई है मेडिकल के शोबे में, उस हवाले से इक्विपमेंट जो लेना है उस पर जिला अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं टेक्निकल, उनके साथ एक कमेटी बनाई है डिपार्टमेंट ने ताकि उसके इक्विपमेंट लिए जाएं। बाकी रोड्स के हवाले से स्कीम्स हैं, उनको भी हमने रिव्यू किया है और काफ़ी बेहतर काम हो रहा है, लेकिन और बेहतरी की गुंजाइश है जिसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सूबे में हम सब जो इस सूबे के रहने वाले हैं वो मिलजुल के, आपकी सियासी वाबस्तगी कोई भी हो सकती है, आपकी मज़हब कोई भी हो सकता है, आप ज़बान जो भी बोलते हो। सिंध को ये फ़ख्र हासिल है कि मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी ज़बान नहीं है जहाँ पे सिंध में उसके बोलने वाले लोग ना हों, और सिंध ने हमेशा खुले बाहों से सबको वेलकम किया है। और अब हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस सूबे में अमन अमान कायम रखें। जो एक 1990 की दिहाई या 2000 की दिहाई या उसके बाद 2012-13 तक मसले थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी पुलिस ने, हमारे रेंजर्स और फ़ौज के लोगों ने भी शहादतें पाई हैं। बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं। हम किसी भी सूरत में उस ज़माने को दोबारा वापस लाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हुकूमत सिंध ने पिछले 7-8 सालों में एक एफ़र्ट किया है कि अमन व अमान बहाल हो, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त सिंध में अमन व अमान पाकिस्तान के किसी हिस्से से अगर बेहतर नहीं तो कम नहीं है। हमारे यहाँ जो पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां गई थी, माशी हालात ख़राब हुए थे, उसकी वजह से भी कुछ पेटी क्राइम जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सूबे के लोग, इस मुल्क के लोग एक अमन पसंद पाकिस्तान, एक मोहब्बत करने वाला पाकिस्तान, उसका क़याम करेंगे जिसमें हर शख्स अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद कर सके। आप एक बार फिर आप सबका शुक्रिया कि आप इधर आए और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा। मैं और ज़िलों में भी जा रहा हूँ ताकि लोगों से उनकी दहलीज़ पे जाके उनके मसले मसाइल सुन सकूँ
اور ان کے حل کے لیے کوشش کر سکوں. ایم کیو ایم کی جانب سے یہ تاثر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کالا قانون کے تحت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پر لسانیت پھیلا رہی ہے. تو کیا آپ بھولو کے جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کے ورثا سے جا کے ملاقات کر کے یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ میرے بھائی دیکھیے دو چیزیں. سب سے پہلے تاثر دیا جا رہا ہے, آپ نے خود کہا یہ تاثر غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہم نے بہت برا ٹائم دیکھا ہے اس صوبے میں, اور اس صوبے میں لسانیت کو ختم کرنے کا بیڑا پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے. 2016 کی تاریخ, وہ آپ کو 22 اگست بھی یاد ہوگی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہیں 22 اگست کو اتنا بڑا, آپ سب کو یاد ہے کیا ہوا تھا. اور اس کے بعد 25 اگست کو الیکشن ہوتے ہیں کراچی کے اندر. کراچی کے میئر کے پورے سندھ میں ہوئے تھے کچھ علاقے جو میئر کے, اور اس وقت کے جو بعد میں الیکٹ ہوئے میئر ممبر تھے وہ جیل میں تھے. اگر میرے میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں لسانیت کوئی ایسی ہوتی تو ان کو نہ آنے دیتے اور الیکشن پہ اسد انداز ہونے کی کوشش کرتے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہے. جب بھی ایسا موقع آیا ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم صاحب, اور اسی وجہ تھی صدر آصف علی زرداری نے 2008 میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ریکنسلیشن کی طرف آپ جائیں تاکہ جو آپس میں تلخیاں وہ دور ہوں. اور متحدہ قومی موومنٹ 5 سال پورے تقریباً کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے, اور پھر 2013 کے بعد بھی حکومت میں کچھ عرصے کے لیے شامل ہوئے تھے. وہ حکومتوں میں شامل ہوتے رہے, اور ہماری کوشش پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لسانیت کی طرف جائیں. اس وقت اس کو کالا قانون کہنا اور یہ کہنا, اب 2000 ہم نے جو قانون میں چینجز لائے ہیں اس کے اندر ہم نے میونسپل سروسز جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری 3rd ٹیئر کو دی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم نے ان کے فائنینشیل ریسورسز بڑھائے. وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے جو وہ خود کلیکٹ نہیں کرتے تھے, ہم نے ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کو دی ہے, لوکل کاؤنسلز کو دی کہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کریں. ہم نے یہ بھی کہا کہ جو اسکول, اسپتال, تھانے, باقی سرکاری جو بھی ادارے کسی یونین کاؤنسل کی جورسڈکشن میں آتے ہیں تو یہ ادارے, کوئی پرائمری اسکول ہوگا, کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا, کوئی تھانہ ہوگا, تو وہ اپنی رپورٹ دے گا لوکل کاؤنسل کو, اور لوکل کاؤنسل پہ اپنی آبزرویشن کر کے ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ کی ہے. لیکن اگر آپ صرف ایک اپنا لسانیت پھیلا کے اگر اپنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو اس ملک کے لوگ, اس صوبے کے لوگ اب وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ صاف ظاہر ہو گیا. میں زیادہ نہیں کرتا, یہاں پہ جو معاملہ ہوا ٹنڈو الایار میں اس کو بھی ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. کراچی کے اندر اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا اس لیے کہ انکوائری ہم نے فارم کر دی اور اس کی 3 دن میں رپورٹ آ جانے دیں تو اس پہ پتہ چل جائے گا. لیکن ان طے تھا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کہ وہ کس روٹ سے جائے گا, کہاں پہ جائے گا ان کا ریلی. چیف منسٹر ہاؤس میں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی بہت ریلیاں آتی رہی ہیں, ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا ہے. اس دن ایک مسئلہ تھا کہ جی پی ایس ایل کی ساری ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھیں اور اس وجہ سے انتظامیہ نے ان سے بات کی تھی, انتظامیہ کو انہوں نے یقین دلایا تھا. اس کے بعد جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کروں گا. کوئی جو لاٹھی چارج ہوا تھا یا آنسو گیس ہوئی تھی وہ بالکل غلط ہوا تھا, اور اسی لیے وہ انکوائری قائم کی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں اگلے دن, ہمارے کولیگ تھے, ایم پی اے تھے, میں نے ان کو پہلے فون کیا, ان کی طبیعت پوچھی. شام ہی کو کچھ 6 بجے 6:30 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا. 8 بجے میں نے انتظامیہ سے بات کر کے کہا تھا سب کو چھوڑ دو امیڈیٹلی, جس کو 10 لوگ پکڑے گئے تھے اس وقت, اور 10 کے 10 اسی وقت رہا کر دیے گئے تھے. اگلے دن میں نے ایم پی اے صاحب سے بات بھی کی تھی, میں ان کے گھر بھی گیا. ایک جو انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی تھی, جو اس کی وجوہات آ جائیں گی سامنے, جو بھی ہے میں نہیں کامنٹ کرنا چاہتا, لیکن ایک انسانی جان تھی جو گئی تھی. میں ان کے گھر گیا اور میں نے ان سے تعزیت کی, اس لیے کہ وہ ایٹریبیوٹڈ تھا کہ وہ آئے تھے اس جگہ پہ اور اس کی وجہ سے شاید کوئی بات ہوئی ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی
जो है वो कभी भी लिसानियत की बात नहीं करेगी। बाकी ये जो अभी यहाँ मर्डर हुआ था उसकी भी एक हिस्ट्री है, पहले भी एक मर्डर हो चुका था ना, मैं पहले गया था किसी की वाक़या पे, ऑब्वियसली एक जगह ना, अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उधर भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पहले वालों के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। टंडोलायार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस लासानी फसाद को रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। टंडोलायार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मकामी लोगों ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, मगर इसके बाद चंद अफसरान का तबादला भी हो गया, मगर हमारे इतला के मुताबिक अभी एक आध अफसर ऐसे हैं जो अभी तक अपना चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता, कोई ऐसा नहीं है जो चार्ज नहीं छोड़ेगा, जो इधर से ट्रांसफ़र हो गया होगा ना वो चला जाएगा। इस वाक़े की वजह से या इवन अदरवाइज़ हमारी ये रोटेशन होती रहती है अफसरों की, जो अगेन मेरा ख्याल है कि जो पुलिस का अगले दिन रिएक्शन था वो मुनासिब नहीं था, सही नहीं था, उसी वजह से हमने ये ट्रांसफ़र किए। और जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कोई नहीं चार्ज छोड़ रहा, ऐसी अंधेरी नगरी कहीं नहीं है। कर ले इसके बाद कर ले। ना ही आपने बड़ा सियासी सवाल कर दिया, जो बैकडोर राब्ते नहीं, हम सामने बात करते हैं जो होती है। नंबर 1, 90 दिन में करप्शन, भाई किस बंदे की, किस शख्स की बात पे आप यकीन कर रहे थे? मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पहले दिन से 90 दिन क्या, मुझे 9 सेकंड में पता चल गया था कि ये मामला इनसे हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि ये बिलीव ही नहीं करते। करप्शन तो बड़ी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसके लिए ये खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, 16 दर्जे ज़्यादा हुआ है। और करप्शन की जो कहानियाँ हैं इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेट हुआ है, मैं बैठा हूँ टंडोलायार में, एग्रीकल्चरल हब है ये पूरे मुल्क का तकरीबन। कभी आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत में आई थी 2008 में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसी वक्त ऐलान कराया कि जी गंदम की कीमत 650 से 950 कर दी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, और उस वजह से हमारा मुल्क खुद कफील हुआ गंदम की पैदावार में। ये लोग आए पिछले 3 साल से, हर साल पहले ढोल बजाते हैं कि जी बड़ा हमारा बम्पर क्रॉप हुआ है, फिर सस्ती गंदम किसानों से लेके इसको बाहर भेज देते हैं, और महंगी गंदी क्वालिटी की गंदम फिर इंपोर्ट करते हैं, बाहर भेजने भी कमाई करते हैं, वापसी में। ये करप्शन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। चीनी, इनकी अपनी रिपोर्टें हैं सारी, बड़ी रिपोर्ट बनाई थी, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या वो उस चीनी रिपोर्ट का? उस चीनी रिपोर्ट के अंदर इनके सारे काले करतूत जो थे, जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, वो ज़ाहिर हो गए। अभी ताज़ा ये फर्टिलाइज़र, हमारे मुल्क में कभी यूरिया की किल्लत हुई नहीं। हमारे जो सिंध सूबे की गैस है, वही उसका रॉ मटेरियल है, उस गैस को इस्तेमाल करके सस्ती यूरिया अपने किसानों को मुहैया करते हैं। इस साल वो भी उन्होंने स्मगल करा के कर दी। तो ये करप्शन की बातें करना, ये जो करते रहे हैं, ये भांडा इनका मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए तो 9 सेकंड में चला गया था। अब लोगों ने भी रियलाइज़ किया है, जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, जो गरीब आदमी, अभी मुझे आप छोटी सी बात बताऊँ, एक टीवी इंटरव्यू मैंने देखा था, जो अभी वज़ीर ख़जाना हैं उनका, उनसे सवाल किया कि जी IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है। जी बहुत सख्त शराइत रखी हैं, और मैंने पहले भी IMF से डील किया है, 2008-9 में भी मैंने IMF से डील किया था। उस वक्त तो इतना कोई मुश्किल शराइत नहीं थी, अभी बड़ी मुश्किल शराइत। मैं बताता हूँ वजह। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, एक जमहूरी हुकूमत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर आसिफ अली ज़रदारी सदर थे इस मुल्क के, और इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांगली बात कर सके थे उस वक्त। वही फाइनेंस मिनिस्टर अब कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए और मैं मजबूर हूँ और मैं और महंगाई करूँगा, इसलिए कि इमरान खान को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के। उसको इंतहा देखें, महंगाई हुई है, उसको नहीं देख रहे। कल जाके वो रावी सिटी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बुलडोज़रों के साथ खड़े होके कुछ ही बना रहे हैं कि मैं बड़ी तरक्की लाऊंगा। आके देखें लोगों के साथ क्या हाल है। उस दिन कराची में जो वाक़या हुआ, उसी दिन रात को वो बैठे इनाग्रेट कर रहे थे, इस्लामाबाद से बैठे हुए PSL का कराची में इनाग्रेट कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ जाएंगे जी।
गुज़िश्ता रोज़ जो 3 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गुफ्तगू की जमात इस्लामी की जानिब से और लोकल गवर्नमेंट के कुछ तरमीम की इन्होंने मंजूरी ली है, लेकिन दीगर जो जमातें हैं MQM PSP और उन लोगों ने इसको बिल्कुल मुस्तक किया। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आगे जाकर मज़ीद तरमीम हो सकती है? देखिए मैं हर एक से बात करने हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट लूँगा, बैकग्राउंड दे दूँ। लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम करनी थी, ये तकरीबन 8-10 महीने पहले इस पे हमने काम शुरू किया था। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब नासिर शाह साहब ने हर पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी, फॉर्मली इनफॉर्मली ख़त भी लिखे थे इनको कि आप अपने दें जो तजावीज़ दें इस सिलसिले में, और बातें भी की थी सबसे। हमारे साथ मजबूरी क्या थी कि हमने सिंध के इंटरेस्ट में जो इन्होंने कराई थी मरदमशुमारी, उसको चैलेंज किया हुआ था। पहले CCI में मैंने चैलेंज किया था, अप्रैल में CCI ने उसको, मेरा एक डिसेंटिंग वोट था और डिसेंटिंग नोट भी था, मैंने उसके खिलाफ वोट दिया था। और फिर जो आइन में सिंध के पास, एक सूबाई हुकूमत के पास हक था कि हमने उसको जॉइंट पार्लियामेंट में चैलेंज किया। जॉइंट पार्लियामेंट में कानून में उनके लिखा हुआ है, आप लोग खोल के पढ़ लीजिएगा, कि जैसे ही कोई सूबा या कोई स्टेक होल्डर CCI के कानून को के किसी फैसले के लिए को चैलेंज करता है तो स्पीकर साहब का काम है कि इमीडिएटली जॉइंट सेशन बुलवाएं। वो अप्रैल से लेकर नवंबर तक उन्होंने जॉइंट सेशन नहीं बुलाया। नवंबर में उन्होंने अपने कवानीन को पास कराने के लिए जॉइंट सेशन बुलाया, आखिरी दिन पे उसे लिया और 17 नवंबर को इन्होंने मुस्तरद कर दिया सिंध का जो मौक़िफ़ था। अब हमारे पास तब तक तो जब तक इनका फैसला ना हो, हम कहना एक चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ मैं कानून कैसे बना सकता हूँ। 17 नवंबर को जी हमने कहा मजबूरी है, इसी मरदमशुमारी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। 21 या 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ख़त लिख देता है कि जी 31 तारीख तक जो कानून बनाना है बना लें, 30 नवंबर तक जो कानून बनाना है बना लें, 1 दिसंबर से हम शुरू कर देंगे डिलिमिटेशन। इसलिए हमने वो कानून जल्दी बनाए और सबसे पहले सलाह मशवरा हुआ था असेंबली के अंदर। इन्होंने कहा कि जी इनको मौका नहीं दिया गया। मौका क्या, इन्होंने शोर हंगामा डाला, सिर्फ तरामीम इन्होंने डाली, उनको पेश नहीं किया, असेंबली में शोर हंगामा डाल के चले गए। फिर वो गया गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब हमने टीवी पे देखा, हमने अखबारों में पढ़ा, आपको उनकी तवज्जो से पता चला, सर सियासी जमात को उन्होंने बुला लिया और उन्होंने जो तजावीज़ दी वो गवर्नर साहब ने हमें लिख के भेजी। उनमें से भी 60-70% हमने कबूल की, इसलिए कि हमने कहा था कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, ये आखिरी लफ्ज़ नहीं है। वो जब दोबारा असेंबली में लाए, दोबारा इन्होंने शोर हंगामा डाला। कुछ चीज़ें हमने कहा था कि जी हम बेहतरी चाहते हैं इस कानून में और ये हमारी है जो हम नहीं, और एक जमहूरियत में जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है, क्या बल्दियाती कानून जो पंजाब का तो अभी तक ऑर्डिनेंस है, असेंबली में भी नहीं आया, क्या हर सियासी जमात से बातचीत करके लिया गया था? इस्लामाबाद का फिर से एक ऑर्डिनेंस है, हम कम से कम असेंबली में तो लाए। असेंबली में मौका दिया, उन्होंने नहीं बोला। जो इस्लामाबाद का ऑर्डिनेंस है, क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ANP, इन सबसे क्या सलाह मशवरा करके बनाया था? लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं हम जमहूरी पार्टी है, हम सलाह मशवरा करने के लिए हर वक्त तैयार है। KPK जो इनका सूबा है, पिछले दूसरा टर्म इनका चल रहा है हुकूमत का, वहाँ तो सबसे मज़ेदार बात हुई है, आपको पता नहीं, आई एम श्योर आपको पता होगा। कानून एक बना है कि नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन होगा। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी पार्टी बेस पे इलेक्शन होना चाहिए, पहले से ही कोर्ट का फैसला था। इन लोगों ने कोर्ट को नहीं देखा, नॉन पार्टी बेस पे जो उनका रिटन कानून है वो कहते हैं नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन हो, और कानून को अभी तक चेंज नहीं किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे पहले तो आप कानून जाके चेंज करें, वो भी हिम्मत नहीं हुई उनसे। तो सिंध के अंदर हम सबसे ज़्यादा जमहूरी तरीके से आगे चल रहे हैं। इस वक्त भी मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैंने अमीनुल हक साहब से बात की थी फ़ोन पे, और मैंने कहा था हम तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए, जब चाहे
हमारी पूरी टीम आपके लिए बातचीत करने के लिए तैयार है इस कानून को बेहतर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ का आप कहेंगे वो मान लेंगे। अगर आपकी कोई बेहतरी के लिए सजेशंस होंगी हम आपके साथ बिल्कुल बैठेंगे और हम उनमें अगर तरामीम करनी होगी तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। सर कल स्टेट बैंक में सर असद उमर ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं, आपके पास ना बल्दियात रहेगी ना सिंध गवर्नमेंट रहेगी। सर इस सवाल से आपका क्या? यार मैं इन चीज़ों की देखो ये तो रोज़ अगर मैं इनके जवाब देने बैठ गया ना ये तो सुबह से शुरू होता है, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है और जब या सीधे बात करते हैं या गालम गलौज शुरू करते हैं तो इनकी बातें सुनते ही नहीं है। मतलब छोड़े कहाँ पे उन्हें बोले कि उनके पास अल्लाह ताला करेगा कुछ भी नहीं रहेगा, उनके पास अवाम के पास सब कुछ होगा, उनके पास नहीं है अवाम की हुक्मरानी। जहाँ पे आपने लिमिट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है ना गैल्वनाइज्ड की हैं, जैसे हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह, तो वहाँ पे आप समझ रहे हो कि जो हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से म्यूनसिपल फंक्शंस गवर्न हो रहे हैं, आई थिंक आपको बेहतर इत्तलात होंगी। वासा जिस तरीके से वहाँ काम नहीं कर पा रहा है, जो रूरल हमारा ताल्लुका जहाँ पे 20 यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट करती थी वो ज़ाहिर मर्जर्स में कर दी गई है, तो वहाँ की जो रूरल सीट्स थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या वो ख़त्म होंगी? प्लस ये कि जो जहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग काम कर रहा है उधर वासा, तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से मैनेज? नहीं कोई इशू ऐसा नहीं होगा। देखें हमने ये हैदराबाद पूरा ज़िला तकरीबन अर्बनाइज्ड हो गया हुआ है, इतने कम डिस्टेंस है और ये सब सोच के ये फैसला किया है। लेकिन जब भी कानून बनता है ना उसके लिए ये एक गिवन होता है कि डेट्रीमेंटल नहीं होगा। अगर मुझे पहले कोई चीज़ मिल रही थी उससे कम नहीं मिलेगी, मुझे उससे ज़्यादा ही मिलेगी, तो चाहे वो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हो चाहे बाकी इंतजाम हो, इंशाल्लाह ताला उनसे बेहतर ही वो काम होगा उसमें। पाकिस्तान में 3 सूबों में पुलिस को अपग्रेड कर दिया गया है, सिंध में अब तक पुलिस को अपग्रेड नहीं किया गया है, इस हवाले से आपका क्या? मेरे भाई पुलिस के अंदर ये हमेशा मुझसे सवाल होता है, मैंने कई बार देखा है इसको बैठ के सिंध सूबे में, और हो सकता है कि एक आध जगह पे कोई फ़र्क हो। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था ना 2011-12 से इस पर मैं बहुत बारीकी से काम करता हूँ। सिंध सूबे की पुलिस की तनख्वाहें अगर बाकी मैं तो कह रहा हूँ बाकी सब सूबे से ज़्यादा है। सिर्फ ग्रेड की बात छोड़ दे, आपको मैं आज कह दूँ आप 5 ग्रेड के हो, फिर कह दूँ 25 ग्रेड के हो आप, लेकिन आपको जो तनख्वाह मिलती है ना वो सबसे ज़्यादा है। सिंध सूबे में जो हम पुलिस के लिए बेनिफिट्स होते हैं वो सबसे बेहतर है और ये उनका हक है जो मुझे देते हैं। बाकी अपग्रेड अगर करने हैं तो हम वो भी देख लेंगे, उसको कर लेंगे। एहतजाज करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं, उस पर आप इसकी इस्लामाबाद कब पहुंच रहे हैं? दूसरी बात ये का जो कुछ हुआ कल सेनेट के इलेक्शन में, क्या पीपल्स पार्टी को अभी उम्मीद है कि सेनेट की कौमी असेंबली के अंदर तब्दीली लाएगा? देखिए अब दो चीज़ें इसका मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो 27 तारीख से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया है कराची से निकलेंगे कायदे आज़म की मज़ार से, और एक पूरा प्रोग्राम आ जाएगा कि किस तरीके से कहाँ रुकते हुए इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँचेंगे। उसमें 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, 12, वो डिपेंड करता है कि हम स्टॉप्स कैसे प्लान करते हैं सारे, जो कि जल्द बता दिए जाएंगे। जनाब सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसकी अक्सरियत है। कल उन्होंने जानबूझ के हमारे एक सेनेटर साहब, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बिल था, इम्पोर्टेंट बिल्स को इधर हमें कहते हैं कि आपने लोकल गवर्नमेंट का बिल बड़ी जल्दी में क्या उजलत में पास कर दिया। इधर आपने पूरे मुल्क की सॉवरेनिटी IMF के हवाले कर दी कुछ सेकंडों में। आपने रात को देर से इन लोगों ने उसका दिया, ऑर्डर ऑफ द डे में वो आया, और नॉर्मली हर जगह पे सेनेट तो बहुत ज़्यादा है, सेनेट में बाकी जो हमारे फोरम्स हैं पार्लियामेंट्री उनसे ज़्यादा कानून के तहत वो चलता है। उसको ना उन्होंने भेजा उनकी कमेटी में एट वंस पास करने के लिए कहा। हमारे एक सेनेटर साहब मुल्क से बाहर थे, उनकी तबीयत नासाज है, डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो, सबको पता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हमारे MNA थे, खर साहब, उनकी वफ़ात हो गई थी। उनके कुल में उन्होंने शिरकत करनी थी और वो पहले उधर पहुंच चुके थे उस जगह पे, और उधर से वापस आना उनके लिए एक इशू था। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ सेनेटर्स जो थे उनको कोविड हुआ था। इन लोगों ने तो इतनी हद कर दी कि मैंने सुना है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, TV पे देखा था कि एक इनकी सेनेटर साहिबा थी जिनको कोविड था,
उसको इजलास में ले आए। मुझे समझ नहीं आती ये कि क्या ऐसी मजबूरी थी अपने आप को ग़ुलाम बनाने की, IMF का ग़ुलाम बनाने की क्या मजबूरी थी कि ना सिर्फ उन सेनेटर साहिबा की उन्होंने ज़िंदगी मुश्किल में डाली, पर उनको जो लेके आए, एक तरफ अभी जिन्होंने नाम लिया था बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, कोविड में बड़ी काम किया है। ये कौन से कोविड की SOPs हैं कि किसी कोविड पॉजिटिव शख्स को आप किसी इजलास में लेके आए? तो इन्होंने सब तरीके इस्तेमाल किए, उसके बावजूद जो हमारे 6-7 सेनेटर नहीं थे टोटल मुत्तहिदा अपोजिशन के, उन सब के रीज़न्स थे, कोई ऐसा नहीं था कि बग़ैर रीज़न के नहीं था। और ऐसे चीज़ों में आप 2-3 दिन पहले बताते हैं ताकि सेनेटर्स आएँ, और वैसे भी इसको भेजना था आपने स्टैंडिंग कमेटी में, ये स्टैंडर्ड होता है बात, ये तो एक एक्सेप्शन होती है। जैसे मैंने बताया हमने बल्दियाती कानून को एज एन एक्सेप्शन लिया था, इसलिए कि हमें 31 तारीख, हमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेडलाइन थी, इन्हें IMF की डेडलाइन है। ये फ़र्क आप लोग देखें आराम से, ज़रा गौर करें इस चीज़ पे। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, इसलिए हम कमेटी में नहीं ले गए। इनको IMF ने डेडलाइन दी थी, उनकी उस वजह से इन लोगों ने ना कमेटी में ले गए और उसको बुलडोज किया, और इस तरीके से कल बिल पास कराया इन्होंने। ये एनर्जी वाले इशू के ऊपर भी इम्तियाज शेख साहब ने कुछ चीज़ें इनिशिएट की हुई थी कि शायद वो भी CCI के जॉइंट सेशन में जाने के लिए कुछ सिंध के प्रोजेक्ट वो अभी तक पॉलिसी के हवाले से। बिल्कुल, वो अभी तक एक और इशू है, अपनी याद दिलाए, CCI में एक और पेंडिंग इशू है हमारा, और मुझे डेट याद नहीं, अगस्त से है या अगस्त से है शायद, सितंबर से। उन्होंने CCI के अंदर पास कर दिया था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे सिंध के, वो उन्होंने एक तरीक़ा कार रख के उनको एक्सक्लूड करा दिया, IG साहब की कैलकुलेशंस के हवाले से ना, उस पर भी हमारा पेंडिंग है जॉइंट सेशन में, लेकिन वो नहीं बुलाते सेशन, जॉइंट सेशन में लाते नहीं है उसको भी। आखिरी सवाल कर लें। देखिए, ये तो उस वक्त जब इलेक्शन होगी तब बात होगी कि कैसे इलेक्शन। देखिए, मार्च में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया हुआ है डिलिमिटेशन का, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने कानून पास किया, हम तो फरवरी-मार्च में इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे और हैं अभी भी, लेकिन जैसे ही डिलिमिटेशन होगी हम डेट दे देंगे, जो भी मुनासिब होगी जल्दी, और हम वो उस वक्त देखेंगे। निज़ाम की का जो है ना कोई हवा चलती है सिंध के लिए, उसमें आपका कहना है? बुरी बुरी हवाएं चलती हैं, वो उनके जहन में चलती है, ये सारे फतूर उनके जहन में रहते हैं।